नमस्ते दोस्तों। आज हम श्वसन तंत्र यानी रिस्पायरेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सजीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यह ऑक्सीजन कोशिका में मौजूद भोजन का ऑक्सीकरण करता है, जिससे ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ऊर्जा सजीवों के विभिन्न कार्यों में इस्तेमाल होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड श्वास द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह ऑक्सीजन द्वारा ऊर्जा मुक्त होने की प्रक्रिया को ही श्वसन यानी रिस्पायरेशन कहते हैं। मनुष्य 12 से 14 बार प्रति मिनट सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। अगला देखते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग श्वसन का एक विशेष प्रक्रम है। जब ऑक्सीजन युक्त वायु वातावरण से शरीर के भीतर प्रवेश करती है, तब उस अवस्था को निःश्वसन या अंतःश्वसन कहते हैं। यानी ऑक्सीजन युक्त वायु जब वातावरण से शरीर में प्रवेश करती है, उस अवस्था को निःश्वसन यानी अंतःश्वसन यानी इंस्पायरेशन कहते हैं। अब ऑक्सीजन युक्त यह वायु फेफड़े में पहुंचता है एवं इसका ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करता है। यानी वातावरण से जो ऑक्सीजन युक्त हवा निःश्वसन द्वारा शरीर के अंदर आया, अब वो जाके फेफड़े में पहुंचता है एवं इसका ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करता है। यानी वहाँ पर ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश कर जाता है। रक्त में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े में मुक्त हो जाता है। यानी फेफड़ा से जो ऑक्सीजन युक्त हवा है जो ब्लड में जाके मिलता है, अब ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है वो फिर फेफड़े में आ जाता है। जब यह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु ब्रीथिंग अंग से बाहर वातावरण में निकलता है, तब इस अवस्था को निःश्वसन या एक्सपायरेशन कहते हैं। अतः निःश्वसन एवं निःश्वसन दोनों मिलकर ब्रीथिंग का कहलाता है। यानी ऑक्सीजन युक्त हवा जब शरीर के अंदर जाता है तो इसे अंतःश्वसन या निःश्वसन कहा जाता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा फेफड़े से बाहर आता है तो उसे निःश्वसन यानी एक्सपायरेशन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं नाक का क्या भूमिका है श्वसन तंत्र में। नाक यानी नोज। तो नाक की गुहा एक पट्टी द्वारा 2 भागों में बटा होता है एवं प्रत्येक भाग में एक छिद्र रहता है, जिसे नासिका छिद्र कहा जाता है। ये छिद्र ऊपर की ओर जाता है तथा एक नली के रूप में नासिका गुहा का निर्माण करता है। नाक की गुहा एक पट्टी द्वारा 2 भागों में बटा रहता है। प्रत्येक भाग में एक छिद्र होता है जिसे नासिका छिद्र कहते हैं। ये छिद्र ऊपर की ओर जाकर एक नली के रूप में नासिका गुहा यानी नजल कैविटी का निर्माण करती है। सबसे पहले वायुमंडलीय ऑक्सीजन युक्त है, यानी वायुमंडल से ऑक्सीजन युक्त जो हवा रहता है वो नासिका छिद्र द्वारा नासिका गुहा में पहुंचता है। नासिका गुहा की दीवारों में छोटे छोटे बाल रहते हैं। इन बालों के कारण धूल के कण नाक के भीतर नहीं जा पाते हैं। नाक के अंदर मौजूद बाल एवं म्यूकस द्वारा बाहर से आने वाले धूल कण एवं जीवाणु इससे चिपक कर रह जाते हैं एवं बाहर से आने वाली वायु नासिका गुहा में गर्म, नम और साफ होकर स्वच्छ अवस्था में ग्रसनी में
ग्रसनी में चला जाता है। यानी नासिका गुहा में छोटे छोटे बाल भी रहते हैं और म्यूकस एक चिपचिपा द्रव है जिससे चिपक कर धूल हो, जीवाणु हो, चिपक कर रह जाता है, जिसके कारण जो है ना जीवाणु धूल कण शरीर के अंदर नहीं जा पाते हैं, वो वहाँ पर रोक लेते हैं। एक ये काम हो गया। और दूसरा काम ये है नासिका गुहा का कि वातावरण से जो वायु आता है उसको गर्म एवं साफ कर स्वच्छ अवस्था में ग्रसनी में जाने देता है। उसके बाद ट्रैकिया, श्वास नली। ट्रैकिया, श्वास नली। नासिका गुहा ग्रसनी में खुलती है। नासिका गुहा कहाँ खुलती है? तो ग्रसनी में खुलती है। ग्रसनी एक छोटी नलिका है जो नासिका गुहा को श्वास नली से जोड़ती है। ग्रसनी मुंह को ग्रास नली से भी जोड़ती है। यानी ग्रसनी जो है नासिका गुहा को श्वास नली से जोड़ती है, जबकि ग्रसनी ग्रास नली को भी जोड़ती है। यानी ग्रसनी जो है नासिका गुहा से होते हुए श्वास नली को भी जोड़ती है और ग्रास नली को भी जोड़ती है। लेकिन हमारा भोजन श्वास नली के अंदर नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? तो ग्रास नली और श्वास नली के बीच ढक्कन जैसी एक संरचना होती है जिसे उपजिह्वा यानी एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस कहते हैं, जो श्वास नली को बंद करके खाद्य पदार्थों को ग्रसनी से ग्रास नली में जाने देती है। साथ ही सांस द्वारा खींची गई वायु को श्वास नली में जाने देती है। उपजिह्वा देखिए चित्र में कहाँ पर है? उपजिह्वा, ये है उपजिह्वा। उपजिह्वा कहते हैं, जो श्वास नली को बंद करके खाद्य पदार्थों को ग्रसनी से ग्रास नली में जाने देती है। साथ ही सांस द्वारा खींची गई वायु को श्वास नली में जाने देती है। यानी जब सांस लेते हैं तो श्वास नली में जाती है हवा, और जब भोजन कुछ भी खाद्य पदार्थ खाते हैं तो ग्रास नली में जाती है। किप के आकार का ढक्कन रहता है वहाँ पर। आगे देखते हैं। अचानक खाद्य पदार्थ के टुकड़े को श्वास नली में आने से हमें उसे खांसकर या बाहर निकालते हैं। श्वास नली की दीवारें करे छल्ले होते हैं, करे छल्ले के रूप में होते हैं। यहाँ देख सकते हैं करे छल्ले के रूप में होते हैं, जो कि कार्टिलेज के बने होते हैं। इसके कारण श्वास नली की दीवारें से खाद्य पदार्थ चिपक नहीं पाते हैं। आगे देखते हैं फेफड़े के बारे में। फेफड़ा यानी लंग्स। मनुष्य के शरीर में एक दाईं ओर और दूसरा बाईं ओर फेफड़े होते हैं। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। वक्ष के पास श्वसनली 2 शाखाओं में बटी रहती है। इन शाखाओं को श्वसनी कहते हैं। एक श्वसनी दाईं फेफड़े में और एक बाएं फेफड़े में प्रवेश करके पुनः अनेक महीन शाखाओं में, माने पतले पतले शाखाओं में बट जाते हैं।
इन्हें श्वसनिका यानी ब्रोंकिओल्स कहते हैं। प्रत्येक श्वसनिका फिर अनेक शाखाओं एवं उपशाखाओं में विभक्त हो जाते हैं। इनकी सबसे अंतिम शाखाएं फेफड़े में मौजूद वायु कोशों यानी अल्वियोल में समाप्त हो जाते हैं। फिगर में हम देख लेते हैं, ये है अंतिम शाखा। यहीं पर स्वच्छ हवा यानी ऑक्सीजन युक्त हवा ब्लड से मिलता है, और ब्लड का अशुद्ध रक्त बोलते हैं, अशुद्ध हवा जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं वो फेफड़े में चले जाते हैं। तो वायु कोशों में समाप्त हो जाते हैं। श्वास द्वारा खींची गई वायु सभी शाखाओं से होकर वायु कोशों में पहुंचती है एवं वायु कोशों से ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश कर शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंच जाता है। नाक, श्वसनली, श्वसनी एवं उनकी शाखाएं तथा फेफड़े मिलकर मनुष्य के श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। वक्ष की पेशियां एवं वक्ष गुहा में फेफड़ों के नीचे स्थित मांसलपट्टिका डायफ्राम श्वास लेने एवं श्वास छोड़ने की क्रिया में सहायता करता है। डायफ्राम जो है सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया में सहायता करते हैं। यहाँ पर चित्र भी देख लेते हैं एक बार और। ये आप देख सकते हैं, ये है उपजिह्वा इपोग्लोटिस, यहाँ पर आता है। ये ग्रसनी हुआ, ये श्वसनली हुआ और ये श्वसनी हुआ। ये दो पार्ट में बढ़ जाता है, इधर भी इधर भी। ये वाया फेफड़ा और ये डायाफ्राम है। यहाँ ये धमनी है और ये शिरा, ये वायुकोश। ठीक है, तो बस इतना ही। धन्यवाद।